गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। नवीन सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। वापस कक्षा 11th की जीव विज्ञान विषय पर हम चर्चा करने जा रहे हैं, जिसमें हमारा टॉपिक चल रहा था कोशिकांगों की संरचना और उनके कार्य। कोशिकांग हमने 3 भागों में बांट रखे हैं: दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग, इकहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग और झिल्ली रहित कोशिकांग। दोहरी झिल्ली युक्त हमने जो कोशिकांग पढ़े थे वो पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। इकहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग हमारे चल रहे थे, जिनमें से हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्जी इन 2 का अध्ययन किया था। आज हम इससे अगले कोशिकांग पर चर्चा करेंगे। लाइसोसोम। लाइसोसोम ये भी एक इकहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग है और इसकी जो खोज की थी डी डवे नामक वैज्ञानिक ने की थी। डी डवे नामक वैज्ञानिक ने इसकी खोज की थी। सबसे प्रमुख बात यह है बेटा कि जो लाइसोसोम होता है वो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में नहीं पाया जाता। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में नहीं पाया जाता। किन में मिलेगा? तो फिर ये यूकैरियोटिक कोशिकाओं में। यूकैरियोटिक कोशिकाएं किनको बोलेंगे? जिन कोशिकाओं में केंद्रक सुविकसित होता है, केंद्रक के चारों ओर केंद्रक झिल्ली पाई जाती है और जो केंद्रकीय पदार्थ होता है वो एक निश्चित घेरे में एक निश्चित स्थान पर पाया जाता है, वो कोशिकाएं कहलाती हैं यूकैरियोटिक कोशिकाएं। और इन यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है लाइसोसोम। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में नहीं मिलेगा। लाइसोसोम जो होता है वो इकहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग होता है, इस प्रकार से जिसमें केवल एक ही लेयर मिलती है, एक ही झिल्ली मिलती है। इस लाइसोसोम के अंदर विभिन्न प्रकार के जल अपघटनीय एंजाइम पाए जाते हैं। जल अपघटनीय एंजाइम्स पाए जाते हैं जो कि विभिन्न प्रकार की क्रियाओं में भाग लेते हैं। अब ये जो जल अपघटनीय एंजाइम्स है, इनमें भी मोस्टली प्रोटीएज, लाइपेज और कार्बोहाइड्रेटेज ये एंजाइम पाए जाते हैं जो प्रोटीन, वसा और कार्बोहाइड्रेट का पाचन करते हैं। यदि संरचना की बात करें कि लाइसोसोम की संरचना किस प्रकार की होती है, इसके प्रकार कितने होते हैं, तो देखिए एक चित्र में
यह है एक कोशिका, यूकैरियोटिक कोशिका, कोशिका की कोशिका झिल्ली, ये हो गया केंद्रक। और ये हमने अभी पढ़ी थी कुछ देर पहले या पिछले लेक्चर में, ये है गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी के द्वारा ये कोशिकाएं बन रही हैं और गोल्जी बॉडी के द्वारा ही लाइसोसोम का निर्माण हो रहा है। तो गोल्जी बॉडी के द्वारा जो लाइसोसोम का निर्माण होता है, इस प्रकार के लाइसोसोम को हम कहते हैं प्राथमिक लाइसोसोम। प्राथमिक लाइसोसोम। जो जंतु जलीय होते हैं, तो जल में जो भोज्य पदार्थ पाए जाते हैं, उन भोज्य पदार्थों को फेनोसाइटोसिस या फेगोसाइटोसिस की क्रिया के द्वारा ग्रहण करते हैं। माना कि ये कोई खाद्य पदार्थ है, इस खाद्य पदार्थ को ग्रहण किया और अब जो ये धानी बनी है, इसको बोलेंगे खाद्य धानी। यदि प्राथमिक लाइसोसोम इस खाद्य धानी से क्रिया कर ले तो इस प्रकार की संरचना बन जाएगी और इस प्रकार की संरचना को हम नाम देंगे द्वितीयक लाइसोसोम। द्वितीयक लाइसोसोम ने खाद्य रिक्तिका या खाद्य धानी से क्रिया कर रखी है। अब ये द्वितीयक लाइसोसोम पूरे जीव द्रव्य में भ्रमण करेगा। द्वितीयक लाइसोसोम के भीतर अनेक जल अपघटनीय एंजाइम है जो कि इस खाद्य पदार्थ का अपघटन करेंगे, पाचन करेंगे। उससे क्या होगा, जो पचा हुआ खाद्य पदार्थ है वो यहाँ से विसरित होकर के जीव द्रव्य में निकलता जाएगा और इस लाइसोसोम के भीतर इसकी मात्रा कम बचेगी। अंत में जो अपचित पदार्थ है वो लाइसोसोम के अंदर रह जाएगा, जो पचित पदार्थ है वो जीव द्रव्य में चला जाएगा। तो इस अपचित पदार्थ युक्त लाइसोसोम को हम अब क्या कहेंगे, अवशिष्ट काय। अवशिष्ट काय। एक कंडीशन और भी होती है, यहां से गोल्जी बॉडी के द्वारा बनने वाले लाइसोसोम कई बार अपनी ही कोशिका में फट करके अपनी ही कोशिका का पाचन कर देते हैं। तो इस प्रकार के लाइसोसोम को हम क्या नाम देंगे, स्वभक्षी लाइसोसोम। तो इस प्रकार से कोशिकाओं में 4 प्रकार के लाइसोसोम पाए जाते हैं। 4 प्रकार के लाइसोसोम कौन कौन से, गोल्जी उपकरण के द्वारा बनने वाले लाइसोसोम प्राथमिक लाइसोसोम। यदि प्राथमिक लाइसोसोम खाद्य धानी से क्रिया कर ले तो अब जो बनने वाला लाइसोसोम है वो होगा द्वितीयक लाइसोसोम। और द्वितीयक लाइसोसोम जब बन जाएगा तो इस लाइसोसोम के भीतर उपस्थित विभिन्न प्रकार के जल अपघटनीय एंजाइमों के द्वारा इस खाद्य पदार्थ का पाचन होगा, अपघटन होगा। उसके बाद जो पचित पदार्थ है वो तो लाइसोसोम से कहाँ पर पहुँच जाएंगे, जीव द्रव्य में। और इस लाइसोसोम के अंदर केवल शेष क्या बचेगा, अपचित पदार्थ। इस अवस्था में इस प्रकार के लाइसोसोम को कहा जाएगा अवशिष्ट काय।
तो ये 3 प्रकार के हो गए। और चौथा भी प्रकार होता है, वो चौथा प्रकार क्या कहलाएगा कि कभी कभी क्या होता है, लाइसोसोम अपनी ही कोशिका में फट जाता है और फट करके अपनी स्वयं की कोशिका को भक्षण कर लेता है, स्वयं की कोशिका का पाचन कर लेता है। तो इस प्रकार के लाइसोसोम को बोलते हैं स्वभक्षी लाइसोसोम। स्वभक्षी लाइसोसोम, और आपको ध्यान हो तो लाइसोसोम को हम एक नाम और भी देते हैं, आत्मघाती थैली। आत्मघाती थैली। आत्मघाती का मतलब जो स्वयं को ही नुकसान पहुंचाए। तो ये स्वभक्षी लाइसोसोम के कारण ही या इसकी इस प्रवृत्ति के कारण ही लाइसोसोम को आत्मघाती थैली भी कहते हैं, क्योंकि कभी कभी ये अपनी स्वयं की कोशिका, जिस कोशिका में ये उत्पन्न हुआ है, उसी कोशिका का भक्षण कर लेता है। अगली चर्चा हम करें बेटाओ कि लाइसोसोम के कार्य क्या क्या हैं। क्या कार्य हैं लाइसोसोम के? तो इसका पहला कार्य है बाहरी पदार्थों का पाचन। बाहरी पदार्थों का पाचन कैसे भाई? जिस प्रकार से हमने यहाँ पर देखा, ये बाहरी खाद्य पदार्थ है, वो पिन्नोसाइटोसिस या फेगोसाइटोसिस के द्वारा अंदर जा रहे हैं, और अंदर जब जाएंगे तो लाइसोसोम के द्वारा इनका क्या हो रहा है? पाचन हो रहा है। लाइसोसोम अंतःकोशिकीय पाचन भी करता है। तो अंतःकोशिकीय मतलब कोशिका के भीतर जो भी पदार्थ हैं उनका भी पाचन करेगा ये। स्वलयन, स्वलयन इसका अगला कार्य है स्वलयन। स्व का मतलब अपने आप। जब कोई कोशिका वृद्ध हो जाए, पुरानी हो जाए या रोगग्रस्त हो जाए, तो उस कोशिका को या उस कोशिका का शरीर में कोई महत्व नहीं रहता। ऐसी स्थिति में उन कोशिकाओं को नष्ट करना होता है, और नष्ट करने का कार्य कौन करेगा? लाइसोसोम करेगा। वो उस कोशिका में फट जाएगा, और फटने से उसमें उपस्थित जल अपघटनीय सभी एंजाइम्स मुक्त हो जाएंगे और उस कोशिका का पाचन कर देंगे। यह क्रिया क्या कहलाएगी? स्वलयन। अगला जो इसका कार्य है वो है निषेचन में सहायता करना। इंपॉर्टेंट कार्य है बेटा। निषेचन में किस प्रकार से सहायता करता है? देखिएगा, जब जंतुओं में निषेचन होना होता है तो आपने पढ़ा होगा, एक तो होती है अंड कोशिका, अंड कोशिका के चारों ओर ये झिल्ली पाई जाती है, और बाहर से आते हैं शुक्राणु। अब ये शुक्राणु अंड कोशिका के केंद्रक तक पहुंचने हैं, लेकिन अपने आप नहीं पहुंच सकते। इससे पहले क्या जरूरी है कि अंड कोशिका की जो झिल्ली है वो पिघले या वो विघटित हो। तो अंड कोशिका की जो ये झिल्ली है, इसको विघटित करने का काम कौन करेगा? लाइसोसोम करेगा। लाइसोसोम क्या काम करेगा? जब निषेचन होना होता है उस समय अंड कोशिका की इस झिल्ली को गला देता है, और गलाने के बाद जो शुक्राणु है
वो अंदर प्रवेश कर जाएगा और इस अंड कोशिका के केंद्रक से क्रिया कर लेगा। तो निषेचन में महत्वपूर्ण भाग लेता है लाइसोसोम। अगला जो इसका कार्य है वो है कोशिका विभाजन में सहायता। कोशिका विभाजन हम लोगों ने दो प्रकार के पढ़े हैं, अर्धसूत्री विभाजन और समसूत्री विभाजन। तो कोशिका विभाजन में कौन सहायता कर रहा है? लाइसोसोम सहायता करता है। गुणसूत्रों को पृथक करते हैं। लाइसोसोम के द्वारा ही गुणसूत्रों को क्या कर सकते हैं? पृथक कर सकते हैं। अंकुरित बीजों में संचित भोजन का पाचन करके अंकुरण हेतु उपलब्ध कराते हैं। जो अंकुरित बीज होते हैं उनमें क्या होगा? संचित भोजन होगा। उस संचित भोजन का पाचन करेगा ये लाइसोसोम और उससे क्या होगा? बीज का अंकुरण ठीक प्रकार से होगा। तो ये लाइसोसोम के बारे में हमारी बातें हो गई। आपको तो यहाँ पर ये लाइसोसोम के जो प्रकार हैं वो इम्पोर्टेंट है और लाइसोसोम के जो कार्य हैं वो इम्पोर्टेंट है, ध्यान ये रखिएगा। लाइसोसोम 4 प्रकार के होते हैं, प्राथमिक लाइसोसोम, द्वितीयक लाइसोसोम, अवशिष्ट काय और स्वभक्षी लाइसोसोम। लाइसोसोम के जो कार्य हैं कौन कौन से? बाहरी पदार्थों का पाचन करता है, चाहे बाहरी पदार्थ पिनोसाइटोसिस या फैगोसाइटोसिस किसी भी प्रकार की विधि से ग्रहण किया गया हो, उसके पाचन में कौन सहायता करेगा? लाइसोसोम सहायता करेगा। दूसरी बात, स्वैलयन। स्वैलयन का मतलब वृद्ध या पुरानी या रोगग्रस्त कोशिका को नष्ट करने में सहायता करता है, अर्थात उस कोशिका में क्या होगा? लाइसोसोम फटेगा जिससे कि उस जो कोशिका है उसका पाचन हो जाएगा। निषेचन में सहायता करता है, अंड कोशिका के चारों ओर पाए जाने वाली झिल्ली को गलाकर नष्ट करता है ताकि शुक्राणु अंड कोशिका में प्रवेश करके उसके केंद्रक से संयोग कर सके। गुणसूत्रों, जो आपके गुणसूत्र है उनको पृथक करने में सहायता करेगा। कोशिका विभाजन में सहायता करेगा ये लाइसोसोम। और उसके अलावा जो अंकुरित बीज हैं उनके अंकुरण में भी सहायता करेगा। अगली जो कोशिकांग है वो होते हैं बेटा सूक्ष्म काय। माइक्रोबॉडीज, सूक्ष्म काय या माइक्रोबॉडीज। तो जो सूक्ष्म काय होते हैं, नाम से ही पता लग रहा है आपको, इनका जो आकार होगा, इनकी जो संरचना होगी काफी सूक्ष्म होगी। गोलाकार या अंडाकार पुटिकाओं के रूप में और एकल झिल्ली युक्त होते हैं ये भी। अच्छा, जितने भी सूक्ष्मकाय, अपन को 3 प्रकार के सूक्ष्मकाय पढ़ने हैं, तो उनका निर्माण कौन करता है? या तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करेगा या फिर गोल्जी काय करेगा। सूक्ष्म काय का निर्माण 2 ही संरचना करती हैं, या तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और या फिर गोल्जी
काय। ये दो संरचनाएं ऐसी हैं जो इन सूक्ष्म काय के निर्माण में भाग लेंगी। तीन प्रकार के कौन कौन से? स्फीरोसोम, पैरोक्सीसोम और ग्लाइऑक्सीसोम। ये तीन प्रकार के होंगे। स्फीरोसोम, पैरोक्सीसोम ग्लाइऑक्सीसोम। ये नाम ध्यान रखने हैं तुमको। सूक्ष्म काय तीन प्रकार के, स्फीरोसोम, पैरोक्सीसोम और ग्लाइऑक्सीसोम। इन तीनों प्रकार के सूक्ष्म कायों का जो निर्माण हो रहा है कौन करेगा? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करेगी या फिर गोल्जी काय करेगी। तीनों प्रकार की जो सूक्ष्म काय हैं इकहरी झिल्ली युक्त आवरण से घिरे हुए होते हैं। एक एक को देखें। सबसे पहले स्फीरोसोम। जो स्फीरोसोम होते हैं इनकी खोज का श्रेय पर्नर। खोज किसने की थी? पर्नर। खोज का जो श्रेय है वो पर्नर नामक वैज्ञानिक को है। इनमें भी जो है लाइसोसोम की भांति जल अपघटनीय एंजाइम पाए जाते हैं और वो किस प्रकृति के होंगे? वसीय प्रकृति के। वसीय प्रकृति के होंगे। स्फीरोसोम का जो मुख्य कार्य होता है वसीय पदार्थों का एकत्रीकरण, स्थानांतरण और संश्लेषण। जो वसीय पदार्थ है उनका एकत्रीकरण करेगी, संश्लेषण करेगी और स्थानांतरण। ये कार्य किसका होगा? स्फीरोसोम का। स्फीरोसोम का जो मुख्य कार्य है वसीय पदार्थों का एकत्रीकरण, संश्लेषण और स्थानांतरण। ये जो स्फीरोसोम्स नामक सूक्ष्म काय मिलते हैं वो पादप कोशिकाओं में ही पाए जाते हैं, जंतु कोशिकाओं में नहीं पाए जाते। और वो पादप कोशिकाओं में भी कौन सी कोशिकाओं में? जो तेल वाली कोशिकाएं हैं जैसे कि मूंगफली, सरसों, तिल इत्यादि में पाए जाते हैं। स्फीरोसोम के बाद फिर जो दूसरी सूक्ष्म काय होते हैं वो हैं पैरोक्सीसोम। पैरोक्सीसोम ये भी अंडाकार होते हैं। यकृत कोशिकाओं और पर्ण मृदुतक में मिलते हैं। कहां पर पाए जाते हैं? यकृत कोशिकाओं में। यकृत कोशिकाओं और पादपों के अंदर जो पत्तियां होती है उनके पर्ण मृदुतक में। पैरोक्सीसोम अधिकतया मिलते हैं।
इनमें जो एंजाइम होते हैं दो प्रकार के पाए जाते हैं, ऑक्सीडेज और कैटेलेज। ऑक्सीडेज और कैटेलेज, ये दो प्रकार के एंजाइम्स पेरोक्सीसोम्स में मुख्यतया मिलते हैं। बस आपको ये ध्यान रखना जो बता रहा हूं मैं, पेरोक्सीसोम है कहाँ कहाँ पाया जाएगा, यकृत कोशिकाओं में और पादपों की पर्णमृदुतक कोशिकाओं में पाया जाएगा। कौन कौन से एंजाइम्स मिलेंगे, ऑक्सीडेज और कैटेलेज एंजाइम पाए जाएंगे। कार्य की बात करें तो जो ये पेरोक्साइड होता है उस पेरोक्साइड को कोशिका में क्रिया करने से रोकता है। ये भाई जो पेरोक्साइड होता है उसका सूत्र होता है H2O2। इस पेरोक्साइड का ये जो कैटेलेज एंजाइम है वो क्या कर देगा, टुकड़े कर देगा। इसी वजह से पेरोक्साइड जो भी होंगे वो कोशिका में क्रिया नहीं कर पाएंगे। प्राणी कोशिकाओं में ये वसा के अपचयन का कार्य करते हैं। प्राणी कोशिका की यदि बात करें तो प्राणी कोशिकाओं में क्या करेगा, ये पेरोक्सीसोम जो वसा होती है चर्बी उसके अपचयन का कार्य करेंगे। और पादपों में जो आपने एक अभिक्रिया पढ़ी होगी प्रकाश श्वसन, जो प्रकाश श्वसन की क्रिया होती है वो पादपों में संपन्न होती है। और इस क्रिया को संपन्न होने के लिए 3 कोशिकांग आवश्यक होते हैं। अब वो 3 कोशिकांग कौन कौन से, एक तो होता है हरित लवक, एक होता है माइटोकॉन्ड्रिया, और एक होता है पेरोक्सीसोम। ये तीनों प्रकार के जो कोशिकांग हैं वो कंपल्सरी अवश्य रूप से होने चाहिए उस कोशिका में, तब कहीं जाकर के कौन सी अभिक्रिया संपन्न होगी, प्रकाश श्वसन। तो अपन कह सकते हैं कि प्रकाश श्वसन को संपन्न कराने के लिए पादपों में कौन सा कोशिकांग जरूरी है, पेरोक्सीसोम। इस पेरोक्सीसोम के अभाव में ये प्रकाश श्वसन संपन्न नहीं हो सकता। तो ये हो गया आपका पेरोक्सीसोम के बारे में बेटा। एक बार सिंपली रूप से देख लीजिए वापस। पेरोक्सीसोम है, ये भी सूक्ष्मकाय है। इसका निर्माण भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या गोल्जी काय से होता है। कहाँ कहाँ मिलेगा ये, यकृत कोशिकाओं में और पादपों के अंदर पर्णमृदुतक कोशिकाओं में पाए जाते हैं ये कोशिकांग। इनमें 2 प्रकार के एंजाइम्स पाए जाते हैं, ऑक्सीडेज और कैटेलेज। दोनों एंजाइमों के नाम ध्यान रखिए। पेरोक्सीसोम के अंदर 2 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं, ऑक्सीडेज और कैटेलेज। काम की बात करें तो पादपों में या कोशिकाओं में जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड होता है उसका विखंडन कर देता है ये कौन सा एंजाइम, कैटेलेज। और इसी के कारण ये पेरोक्साइड क्रिया नहीं कर पाता, उससे बचाव हो जाता है। प्रकाश श्वसन की क्रिया में पेरोक्सीसोम सहायक होते हैं। प्राणी कोशिकाओं में वसा का अपचयन करने का कार्य करते हैं। तीसरी बात करें बेटा, जो तीसरे प्रकार का सूक्ष्मकाय है ग्लाइऑक्सीसोम।
ग्लाइऑक्सीसोम ये भी सूक्ष्म काय के अंतर्गत ही आता है। गोलाकार होते हैं, सिंगल लेयर एकल आवरण से घिरे हुए होते हैं। अंकुरण करते हुए वसीय बीजों जैसे कि मूंगफली, अरंड इत्यादि की कोशिकाओं में पाए जाते हैं। वसा को कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित करते हैं। ग्लाइऑक्सीसोम का मुख्य कार्य क्या है? वसा का परिवर्तन किस में कर देते हैं? कार्बोहाइड्रेट में। कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तन कर देते हैं। और इनकी जो खोज की थी वो वैज्ञानिक था वीवर्स। तो ग्लाइऑक्सीसोम इसके बारे में ये भी सूक्ष्मकाय है, एकल आवरण या एकल झिल्ली से घिरा हुआ रहता है। और इसके बारे में सबसे जो महत्वपूर्ण बात है वो क्या है? वो यही है कि ये क्या काम करता है? वसा को कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित कर देता है। इसके बाद बेटा अब हम जो कोशिकांग पढ़ेंगे वो होंगे झिल्ली रहित कोशिकांग। भाई अब तक तो जो हमने पढ़े हैं वो तो थे एकल झिल्ली युक्त कोशिकांग। अब हम देखने जा रहे हैं झिल्ली रहित कोशिकांग, और जिसमें हम दो प्रकार के कोशिकांग पढ़ेंगे, एक तो राइबोसोम और एक तारक काय। तो सबसे पहले हम राइबोसोम पर चर्चा कर लें। राइबोसोम खूब नाम सुना होगा आपने। राइबोसोम प्रोटीन की फैक्ट्री, कोशिका के अंदर प्रोटीन बनाने का काम करता है। राइबोसोम की जो खोज की थी वो पैलाडे नामक वैज्ञानिक ने की थी। पैलाडे राइबोसोम का जो निर्माण होता है बेटा वो केंद्रिका द्वारा होता है। केंद्रिका आप लोगों ने जो कोशिका पढ़ी है, कोशिका के अंदर केंद्रक होता है और केंद्रक के भीतर एक बिंदुनुमा रचना होती है, इसको बोलते हैं केंद्रिका। तो इस केंद्रिका के द्वारा राइबोसोम का निर्माण होता है। इसके अंदर आरएनए अधिक मात्रा में पाया जाता है। संरचना की बात करें तो जो राइबोसोम होता है वो कलाविहीन अर्थात झिल्ली रहित कोशिकांग होता है। इसमें आरएनए और प्रोटीन दो चीजें पाई जाती हैं। कौन कौन सी? एक तो आरएनए और प्रोटीन, ये दो चीजें मुख्य रूप से पाई जाएंगी इसके अंदर। प्रत्येक जो राइबोसोम होता है वो दो उप इकाइयों से मिलकर बनता है, एक तो बड़ी उप इकाई और एक छोटी उप इकाई। अब जो हम चर्चा करते हैं कि साहब राइबोसोम्स के प्रकार, आमतौर पर हम लोग दो प्रकार के राइबोसोम्स का अध्ययन करते हैं। एक तो होता है 70S प्रकार का, एक होता है 80S प्रकार का, एक तीसरा 55S भी होता है, लेकिन उसका फिलहाल हमको कोई अध्ययन नहीं करना। हमको तो ये दो ही बातें करनी है, 70S और 80S, दो प्रकार के राइबोसोम्स। जो 70S प्रकार का राइबोसोम होता है वो दो उप इकाइयों से मिलकर बनता है, एक छोटी उप इकाई, एक बड़ी उप इकाई।
छोटी उपिकाई होती है 30S, बड़ी उपिकाई होती है 50S। इन दोनों उपिकाइयों को मैग्नीशियम आयन जोड़ने का कार्य करता है। 70S प्रकार के जो राइबोसोम होते हैं वो कहाँ कहाँ मिलते हैं? जितनी भी प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं उनमें पाया जाता है। उसके अलावा यूकैरियोटिक कोशिकाओं के यूकैरियोटिक कोशिका के दो कोशिकांगों में, अब वो दो कोशिकांग कौन कौन से हैं? एक तो है माइटोकॉन्ड्रिया, और एक है हरित लवक। इन दोनों के अंदर भी 70S प्रकार का राइबोसोम ही मिलेगा। ठीक ऐसे ही बेटा अगर हम 80S प्रकार के राइबोसोम पर चर्चा करें, 80S प्रकार का जो राइबोसोम होता है वो भी दो उपिकाइयों से मिलकर बनता है। छोटी उपिकाई 40S, बड़ी उपिकाई 60S। दोनों उपिकाइयों को जोड़ने का काम कौन करेगा? मैग्नीशियम आयन करेगा। किसमें पाया जाएगा ये? सभी यूकैरियोटिक कोशिकाओं। ध्यान देने की बात यह है यूकैरियोटिक कोशिकाओं में तो क्या मिलेगा? 80S प्रकार का राइबोसोम, लेकिन यूकैरियोटिक कोशिकाओं के भीतर जो दो कोशिकांग हैं माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लवक, इन कोशिकांगों के भीतर कौन सा मिलेगा? 70S प्रकार का राइबोसोम। और बाकी जितनी भी प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं हैं उनमें भी कौन सा मिलेगा? 70S प्रकार का राइबोसोम मिलेगा। यदि हम राइबोसोम के कार्यों की बात करें तो बेटा आप जानते हैं राइबोसोम का जो मेन काम है वो क्या है? प्रोटीन संश्लेषण का। प्रोटीन संश्लेषण का मेन काम होता है। एक बार वापस देख लीजिए इसको। राइबोसोम ये इसकी खोज की थी पैलाडे ने। राइबोसोम का जो निर्माण होता है वो केंद्रिका के द्वारा होता है। केंद्रक के भीतर जो बिंदुनुमा संरचना होती है उसको केंद्रिका बोलते हैं, और वो केंद्रिका के द्वारा ही राइबोसोम का निर्माण होता है। इसमें मिलता क्या क्या है आपको? आरएनए और प्रोटीन, दो चीज़ें मिलती हैं। वास्तव में राइबोसोम दो प्रकार के होते हैं, 70S प्रकार का राइबोसोम और 80S प्रकार का राइबोसोम।
70S प्रकार का राइबोसोम 2 उप इकाइयों से मिलकर बना होगा। छोटी उप इकाई इसमें होती है 30S की, बड़ी उप इकाई इसमें होती है 50S की। दोनों उप इकाइयों को जोड़ने का काम कौन सा आयन करता है? मैग्नीशियम आयन। 70S प्रकार के राइबोसोम कहाँ कहाँ पाए जाएंगे बेटा? 70S प्रकार के राइबोसोम मिलते हैं जितनी भी प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं उनके भीतर, और उसके अलावा और कहाँ मिलता है ये? यूकैरियोटिक कोशिकाओं में तो नहीं मिलता, लेकिन यूकैरियोटिक कोशिकाओं के जो 2 कोशिकांग ऐसे हैं जिनमें कौन मिलेगा? 70S प्रकार के राइबोसोम। अब वो 2 कोशिकांग कौन कौन से हैं? माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लवक। ऐसे ही यदि हम 80S प्रकार के राइबोसोम की बात करें, 80S प्रकार के राइबोसोम भी 2 उप इकाइयों से मिलकर बने होते हैं। दोनों उप इकाइयों में से छोटी उप इकाई होती है 40S और बड़ी उप इकाई होती है 60S की। दोनों उप इकाइयों को आपस में जोड़ने का कार्य कौन करता है? वही मैग्नीशियम आयन करता है। बेटा कई बार राइबोसोम्स में से एक क्वेश्चन निकल के आता है कि राइबोसोम की दोनों उप इकाइयों को जोड़ने का कार्य कौन सा तत्व, कौन सा आयन करता है? तो वो करता है मैग्नीशियम आयन। 80S प्रकार के राइबोसोम्स कहाँ पाए जाते हैं? 80S प्रकार के राइबोसोम्स मिलते हैं सभी प्रकार की यूकैरियोटिक कोशिकाओं में। जितनी भी यूकैरियोटिक कोशिकाएं हैं उन सभी कोशिकाओं में 80S प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। आखिरी बात हम करें कि साहब राइबोसोम के कार्य क्या हैं, तो राइबोसोम के जो मुख्य कार्य है वो होता है प्रोटीन संश्लेषण का। प्रोटीन संश्लेषण का इसका मुख्य कार्य है। तो ये हमारा राइबोसोम हो गया। आपके ठीक प्रकार से समझ में आया हो तो ठीक है, नहीं आया हो तो विद्यालय के मोबाइल नंबर है, इन पर संपर्क करें। धन्यवाद।